अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम लोगों ने पहले भी डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रीवियसली हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग और डाटाबेस का कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग पढ़ा था। तो डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की थी डाटा प्रोसेसिंग की। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को डिटेल के साथ हम लोगों ने देखा था, जिसमें उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इन बिज़नेस के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल देखी थी कि बिज़नेस के अंदर हमें कहाँ कहाँ पर इसका स्कोप है, कौन कौन सी चीज़ें इसकी हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मेटा डाटा के बारे में पढ़ा था। मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, जिसमें मैंने ये आप लोगों को बताया था कि किसी भी डाटा की टाइप के बारे में जब बताया जाता है तो वो मेटा डाटा कहलाता है। मीन्स दैट डाटा अबाउट डाटा इज़ कॉल्ड द मेटा डाटा। तो ये हम लोग आगे भी इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे मेटा डाटा के बारे में कि मेटा डाटा क्या चीज़ है। इसके अलावा हम लोगों ने डाटाबेस के बारे में पढ़ा था। डाटाबेस में हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा जो होती है वो डाटाबेस कहलाती है। तो जिसमें हम लोगों ने इसकी मुख्तलिफ टर्म जैसा कि टेबल, रोज़ और या रिकॉर्ड, कॉलम या फील्ड ये पढ़ा था। तो इसके अलावा एग्जांपल्स हम लोगों ने डाटाबेसेस की देखी थी, जिसमें फ़ोन डायरेक्टरी, लाइब्रेरी, अकाउंट्स, कॉलेज एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी एग्जांपल्स के तौर पर थी। तो इसके बाद हम लोगों ने हायरार्की ऑफ डाटा देखा था। हायरार्की ऑफ डाटा में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपकी डाटाबेस के अंदर डाटा के जो आइटम्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरतीब से मौजूद होते हैं, कौन सा सबसे पहले होता है, बाद में उसके कौन से, और इस तरह से सारे का सारा वो प्रोसीजर चलता है। तो उसमें हम लोगों ने फ़ील्ड को देखा था, रिकॉर्ड को देखा था, फ़ाइल थी। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जो है वो आपके एक तरह से हायरार्की बनाती हैं। तो आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है मेंटेनेंस और मेंटेनिंग डाटा। क्या हम लोगों ने डाटा को मेंटेन किस तरह से करना होता है। डाटा को मेंटेन से मुराद ये होता है कि किसी भी आपकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, इसमें डाटा को किस तरह से मेंटेन करना है। मींस दैट डाटा को ऐड कैसे करना है, आपने डाटा के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं या कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ डिलीट करना है, तो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से कि किस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। बुक के हवाले से हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज टू कीप डाटा करंट, के डाटा को ठीक रखने के लिए कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसीजर्स का सेट होता है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग फाइल मेंटेनेंस कह सकते हैं, या फिर हम लोग डाटा मेंटेनेंस भी कहते हैं। फाइल मेंटेनेंस प्रोसीजर्स इंक्लूड एडिंग और चेंजिंग रिकॉर्ड्स इन द फाइल और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल। इसमें हम लोग या तो ऐड करते हैं, या हम लोग चेंजिंग करते हैं, या फिर हम लोग डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडिंग रिकॉर्ड्स क्या होता है। एडिंग रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपके पास फाइल के अंदर पहले से कोई भी डाटा मौजूद होता है, तो उसके अंदर आप लोग नया डाटा शामिल करना चाहते हैं। तो इस नया डाटा शामिल करने को हम लोग एडिंग द रिकॉर्ड्स का नेम देते हैं, कि हम लोग नए रिकॉर्ड्स उसके अंदर ऐड करने चाह रहे हैं। जैसा कि आपके पास कोई भी नया स्टूडेंट आता है, तो उस स्टूडेंट के बारे में जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी डाटा होता है, उसको ऐड करने का नाम हम लोग एडिंग रिकॉर्ड्स कहेंगे। सेकेंडली हमारे पास है चेंजिंग रिकॉर्ड्स, के रिकॉर्ड्स को चेंजिंग करना क्या होता है। रिकॉर्ड को आप लोग चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक तो ये होता है कि हम लोगों ने कोई भी जो इनकरेक्ट हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसको हम लोगों ने करेक्ट करना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास डाटा पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा है और वो बाद में उसमें हम लोगों ने चेंजिंग करनी है, अपडेट करना है, तो अपडेटिंग के लिहाज से हम लोग उसको देखेंगे। तो करेक्ट इनकरेक्ट डाटा को कैसे करते हैं। सपोज दैट अगर आप लोगों ने पहले कोई ईमेल आईडी इंटर की थी, तो वो रॉन्गली बाय मिस्टेकली आप लोगों ने गलत कर ली, तो उसको आप लोग चेंज करते हैं या उसको आप लोग करेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो इसको हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट डाटा कह सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है चेंज एग्जिस्टिंग डाटा, कि जैसा कि सपोज दैट कि एक स्टूडेंट का रेजिडेंट एड्रेस जो था वो पहले से आपके रिकॉर्ड के अंदर मौजूद था, आपकी फ़ाइल के अंदर मौजूद था, लेकिन अब उसका एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। हालांकि पहले जो एड्रेस लिखा हुआ था वो भी तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसका एड्रेस चेंज हो चुका है वैसे ही, तो आप लोग उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई दोबारा कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जो पहले से हमारा एग्जिस्ट कर रहा है डाटा, उसके अंदर हम लोग नया डाटा को शामिल करना चाह रहे हैं। ये तो था चेंजिंग रिकॉर्ड्स। तीसरा हमारे पास इसके अंदर होता है डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, कि हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट भी करते हैं। तो ये भी इसी के अंदर आता है कि हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद है, सपोज दैट
कि जैसा कि आप लोग स्टूडेंट हैं, जब आप लोग कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं तो कॉलेज की अगर डेटाबेस बनी हुई है, उसकी कोई फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो क्या किया जाता है कि 8-10 साल बाद जब उस स्टूडेंट की रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसका रिकॉर्ड वहाँ से डिलीट किया जा सकता है। हाँ, उसके बारे में जस्ट एक समराइज्ड डाटा रखा जाता है कि फ़लाँ स्टूडेंट ने फ़लाँ साल के अंदर ये इतने मार्क्स लेकर इसका यहाँ पर ये डिग्री हासिल की थी। लेकिन उसका मुकम्मल जो डिटेल्ड रिकॉर्ड है वो नहीं रखा जाता कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए थे, कब टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स है, ये सारा रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना पड़ जाता है, इसलिए इसको हम लोग डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स का नेम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन से ये मुराद होता है कि जो हम लोग डाटा फाइल के अंदर इंटर कर रहे हैं वो डाटा ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए जिसमें वो रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि प्रीवियसली आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था मेटा डाटा। मेटा डाटा में हम लोगों ने यही देखा था कि आप लोग जिस फील्ड के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं तब आपने उसकी टाइप के बारे में बताना होता है, उसकी लेंथ वगैरह बतानी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन या उसके कॉन्स्ट्रेंट्स या रूल्स के बारे में बताना होता है कि अगर सपोज दैट हमने कोई नेम लिखना है तो नेम की डोमेन क्या है, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। टाइप से मुराद क्या, वो अल्फ़ाबेट में लिखना है। फिर उसका अगर हम लोगों ने लेंथ बतानी है कि उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, अगर हम लोगों ने 3 लेंथ के अंदर हम लिखना है, 4 में लिखना है, 5 में लिखना है, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी होती है क्या चीज़ है, या उसके कुछ रूल्स अगर हैं तो वो बताने हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास डाटा वैलिडेशन में आ जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें, वो उसने एक ईमेल की एग्जांपल देकर आप लोगों को बताया है कि सपोज दैट एक ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है। सपोज दैट माई ईमेल आईडी इज़ खिज़र 2002 hayat@gmail.com। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है, तो ओरिजिनल में सबसे पहले आपके पास डोमेन आ जाती है, डोमेन नेम, जैसा कि खिज़र 2002 हयात, ये मेरी डोमेन नेम है। और इसके बाद @सिंबल आती है। अब यहाँ पर जैसा कि ये आपकी यहाँ पर मौजूद है @सिंबल ए लिखा होता है जिसमें, तो ये लाजमी होती है मेल का हिस्सा है। इसके बाद आपकी जो भी कंपनी है या कोई भी जो जिसके थ्रू आप बना रहे हैं ईमेल आईडी, जो आपका सर्वर या जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम आ जाता है। जैसा कि जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, रॉकेट मेल है, कोई भी हो सकती है, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद एक डॉट सिंबल आता है, नुक्ता, और उसके बाद डॉट कॉम आता है कि कमर्शियल है ये, इसलिए। तो ये क्या है, इसका एक फ़ॉर्मेट है। अब अगर इस फॉर्मेट से हम लोग हटेंगे तब हम लोग ईमेल आईडी नहीं राइट कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें ये उसके वैलिडेशंस जो हैं वो लाजमी तौर पर लगानी पड़ती हैं कि जो काम हमने करना है उसकी वैलिडेशंस लाजमी होनी चाहिए। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था आपको, पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेटा डाटा के बारे में पढ़ा था, तो वो भी आपकी वैलिडेशंस ही वहाँ पर लगाई जाती हैं। तो अभी देखें आप, तो डाटा वैलिडेशन में सबसे पहले हमारे पास है कि अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक चेक। क्या हमने डाटा के ऊपर ये लगाना है क्या ये हमारा अल्फ़ाबेटिक डाटा इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट करना है या हम लोगों ने न्यूमेरिक करना है। जैसा कि अगर हम लोग रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह की चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं तब हमें उसके अंदर लाजमी तौर पर न्यूमेरिक डाटा कर लगाना पड़ता है। तब हम लोग न्यूमेरिक चेक लगाएंगे कि जो भी इस फील्ड के अंदर हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये न्यूमेरिक चेक लग जाएगा। और समटाइम हम लोग क्या लगाते हैं, जैसा कि नेम लिखना है तब हम लोग कहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग चेक लगा देंगे कि इस फील्ड के अंदर डाटा जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, तो ये वाला चेक लग जाएगा। तो ये आपका पहला डाटा वैलिडेशन। दूसरी है कि हम लोगों ने रेंज उसकी चेक करनी होती है। रेंज से मुराद, जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने मेटा डाटा के अंदर भी पढ़ा था कि एक टेबल था जिसमें हम लोगों ने फील्ड के अंदर रोल नंबर की जो रेंज थी वो हम लोगों ने 0 से लेकर 100 तक रख दी थी। हालांकि उसकी डोमेन हमने 3 बताई थी। 3 से मुराद है कि 0 से लेकर आप लोग 999 तक आप लोग उसके अंदर नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। मीन के 3 डोमेन का मतलब यही है कि 3 डिजिट्स आ सकते हैं, और मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर हमारे पास 999 होता है। तो लेकिन साथ में हम लोगों ने जो रेंज है वो हम लोगों ने क्या बता दी थी कि वो 0 से लेकर 99 तक बस, या 100 तक आप लोग रोल नंबर राइट कर सकते हैं। तो इस चेक के मुताबिक हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ 100 तक ही रोल नंबर उसके अंदर रोल नंबर असाइन करने हैं, उससे बड़ा रोल नंबर हम लोग असाइन नहीं करेंगे। तो ये था रेंज चेक। इसके बाद है कंसिस्टेंसी चेक। कंसिस्टेंसी से ये मुराद होता है कि हमारे पास डाटा हर फाइल के अंदर सेम होना चाहिए। कि लॉजिकली चेक ये होता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो उन तमाम के अंदर सेम ही डाटा जो है वो आपके पास होना चाहिए। सपोज दैट, इसकी एक और एग्जांपल भी आप ये ले सकते हैं कि अगर एडमिशन की डेट जो है 5/12 को ओपन होंगे
और 10-12 तक जो है वो एडमिशन हो सकते हैं, मीन के 5 दिन आपको डेट लाइन दी गई है। तो 5-12 से पहले आप लोग एडमिशन नहीं करवा सकते और 10-12 के बाद नहीं करवा सकते। तो ये कंसिस्टेंसी चेक यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर भी आप लोगों को इसी तरह की कोई देकर बताया गया। फॉर एग्जांपल द एडमिशन डेट फील्ड शुड नॉट कंटेन अ डेट अर्लियर देन द करंट डेट, कि वो करंट डेट जो भी है उससे अर्लियर नहीं हो सकती। सपोज दैट मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, अगर आज जो है वो 27 दिसंबर है, तो 27 दिसंबर ही मैं वहाँ पर राइट कर सकता हूँ। या 27 दिसंबर से पहले वाली डेट में नहीं लिख सकता, मीन के 26 नहीं लिख सकता, या मैं 28 नहीं लिख सकता। जो डेट होगी वही लिखूँगा। इसके अलावा एक कंप्लीटनेस चेक। कंप्लीटनेस से ये मुराद होता है कि तमाम की तमाम फील्ड जो कंपलसरी हैं वो लाजमी फील्ड होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, या व्हाट्सएप, या कोई भी आप लोग फेसबुक के अंदर अकाउंट बना रहे हैं, ट्विटर के अंदर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ फील्ड जो होती हैं कंपलसरी होती हैं, उनके ऊपर रेड डॉट दिया गया होता है या रेड स्टार लगा होता है। इसका मतलब है वो लाजमी तौर पर आप लोगों ने फ़िल करनी है। अगर फ़िल नहीं करेंगे तब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो इस फॉर्म की मदद से हम लोग डाटा की कंप्लीटनेस चेक करते हैं। तो इसके बाद है हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन। फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल के फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मीन हमारे पास दो तरह के फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। एक हमारे पास ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास डेटाबेस सिस्टम होता है फ़ाइल्स को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करने और फिज़िकली अरेंज करने का नाम फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डेफिनेशन जो दी गई है वो यही है कि अ टेक्निक फॉर फिज़िकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ कॉल्ड द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कि हम लोग किसी भी ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम लोग डाटा को या अपने रिकॉर्ड को फिज़िकली अरेंज करते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम लोग डिफरेंट मीडियाज़ पर डिफरेंट टाइप से स्टोर करवा सकते हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स देखते हैं हम लोग। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स होती हैं। पहली हमारे पास सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी हमारे पास इंडेक्स्ड फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरी हमारे पास डायरेक्ट फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 तरह की हमारे पास फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन की। सीक्वेंशियल फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सीक्वेंशियल फ़ाइल जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है फ़ाइल्स की जिसमें हम लोग फाइल्स को स्टोर करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए, पहली बात तो ये कि हम लोग उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब देते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। हाँ, जब हम लोगों ने इसको एक्सेस करना होता है या इसको ड्राइव करना होता है तब हम लोग सीक्वेंस में ही करेंगे। सपोज दैट अगर हम लोगों ने फ़ाइल नंबर 9 को इसमें से करना है या 9 एड्रेस के ऊपर जाना है, तो हम लोग पहले तमाम के तमाम जो 8 एड्रेसेस हैं उनसे होकर गुजरेंगे, तभी जाकर हम लोग 9 तक पहुंच सकते हैं। मीन के पहले 1 के ऊपर जाएंगे, फिर 2 पर, 3 पर, डायरेक्टली हम लोग 9 पर नहीं जा सकते। दिस इज़ कॉल्ड द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग सीक्वेंस के अंदर इसमें करते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि इसमें लाजमी तौर पर हम लोग कोई भी की वैल्यू जो है इसको साइन करते हैं। की वैल्यू की मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। की वैल्यू से मुराद उसका एड्रेस हो सकता है, उसका रेफरेंस हो सकता है जहाँ पर वो फिजिकली डाटा में स्टोर है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पैराग्राफ को रीडिंग भी करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरेंस हो सके कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। In sequential file organization, records are stored one after the other in the ascending or descending order। वही बात कही जा रही है, एक के बाद दूसरे रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कराया जाता है। द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू कॉल्ड की। ऑर्डर हमेशा जो है, इसकी तरतीब जो है वो हमेशा की के ऊपर बेस की जाती है। की इज़ अ फील्ड, की एक ऐसी फील्ड होती है दैट कंटेन्स द यूनिक डाटा। तो की एक ऐसी फील्ड होती है जो यूनिक डाटा कंटेन करती है, मीन कि उसका यूनिक नंबर होता है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन नंबर या CNSE नंबर एक्स्ट्रा। कि मीन कि जो की फील्ड हमारी होती है वो आपके इसके यूनिकनेस हमेशा शो करती है, कभी भी आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ की फील्ड इज़ डिफरेंट इन ईच रिकॉर्ड इन द फाइल, कि हर इस फील्ड के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो हमेशा दूसरी फाइल, उसी फाइल के दूसरे तमाम आइटम्स की डिफरेंट होगी, एक जैसी नहीं हो सकती। द रिकॉर्ड्स इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर रिट्राइव्ड सीक्वेंशियली। रिट्राइव से मुराद होता है किसी भी स्टोर डाटा को दोबारा हासिल करना, उसको दोबारा
रिकॉल करना, ये रिट्राइवेशन का अमल कहलाता है। तो इसको हम लोग हमेशा सीक्वेंस वाइज ही रिट्राइव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिट्राइवल इज़ नॉन एज अ सीक्वेंशियल एक्सेस। इसको हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस का भी नेम दे सकते हैं। इट मीन्स that the records are accessed one after the other in the same sequence in which they are stored in the file। कि हम लोगों ने जिस सीक्वेंस से उनको फाइल के अंदर स्टोर करवाया था उसी सीक्वेंस से दोबारा हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस इज़ दैट इट इज़ वेरी स्लो। कि ये बहुत इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत स्लो होती है। ज़ाहिर बात है, जब हम लोग ने 5 नंबर का आइटम हासिल करना है, 5 नंबर का डाटा, तो इसका मतलब पहले 4 को हम लोग लाजमी तौर पर पहले देखते हुए जाएंगे, उनको हम लोग विज़िट करते हुए जाएंगे, फिर 5वें पर पहुँचेंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम लगाता है। इफ़ द लास्ट रिकॉर्ड इज़ टू बी रिट्राइव्ड ऑल प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड। वही बात कही जा रही है। दूसरा हमारे पास इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ऐसी फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम लोग डाटा को इंडेक्सेस की मदद से हासिल कर सकते हैं। इंडेक्सेस, इसको हम लोग कोई नंबर साइन करते हैं, उन इंडेक्सेस की मदद से फिर हम लोग इसको जहाँ पर भी होता है वहीं पर से एक्सेस करेंगे। इसको हम लोग रैंडम एक्सेस या फिर डायरेक्ट एक्सेस का भी नेम दे सकते हैं आपकी इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन को। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। इन इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको स्टोर कराया जाता है। द ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू कॉल्ड की। इसके अंदर भी जिस तरह से सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर की होता है, उसी तरह से यहाँ भी की वैल्यू होती है। एडिशनली, हाँ, ताहम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड की जाती है। कौन सी? इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन इंडेक्स इन अ फाइल। कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फाइल के अंदर एक इंडेक्स भी क्रिएट कर देती है की के साथ। तो इन दोनों को मिलाकर फिर इसको हासिल किया जा सकता है। इन एन इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज़ एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फाइल। तो इसमें यही है कि वो हर जितनी भी करस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेसेस होते हैं उन तमाम के लिए एक एड्रेस और की जो है, की वैल्यू जो होती है वो इसके अंदर असाइन की जाती है। इंडेक्स रेफर टू द प्लेस ऑन डिस्क। इंडेक्स जो है डिस्क के अंदर उस प्लेस को रेफ़र किया जाता है जहाँ पर रिकॉर्ड आपका स्टोर होता है। इसको सिंपली आप लोग यही कह सकते हैं कि जहाँ पर फाइल आपका डिस्क के अंदर डाटा स्टोर हो रहा है उसका जो एड्रेस है उसको हम लोग इंडेक्स का नेम दे देते हैं। और जब हमारे पास एड्रेस मौजूद होता है तो हम लोग उस एड्रेस को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस का भी नेम दिया जा सकता है। तीसरी, और ये आपकी जो सेकंड इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फास्टर देन द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग आसानी के साथ अपने रिक्वायर्ड डाटा के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है जी डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें हम लोग डाटा को एक्सेस करने के लिए की तरह से की भी यूज़ करते हैं और हम लोग इसके अंदर इंडेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम लोग ख़ास तौर पर इसमें हैशिंग मेथड को फॉलो करते हैं, या फिर जिसको आप लोगों ने प्राइम नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स की तरह से इसके अंदर हैश बना दिए जाते हैं कि सपोज दैट के आपका रिलेटिव जो प्राइम नंबर होगा वहाँ पर डायरेक्टली आप लोग जंप कर जाते हैं। सपोज दैट आपने रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस करना है 100, तो 100 के राउंड अबाउट जो आपका प्राइम नंबर है वो 97 है, तो 97 के अंदर जाकर वहाँ पर फिर आप उसको 97 पर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर को, तो उसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी थोड़ी सी और फास्टेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत आसान है बेटा। इसके अंदर ये कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं, जैसा कि बकेट जो है, इसके अंदर कुछ लोकेशंस जो हैं उसको हम लोग बकेट के नाम से जानते हैं। हैशिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आप लोग कोई भी रिकॉर्ड जो स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को ये ख्याल करना पड़ता है कि जितने डिजिट का आपके पास कोई भी एड्रेस दिया गया है उसी डिजिट के मुताबिक आप लोगों ने उसकी रेंज जो है वो बतानी होती है। और बाकी इसके अंदर ये लास्ट पैराग्राफ के अंदर वही आपको बताया गया है कि किस तरह से आप लोगों ने प्राइम नंबर या डिवीज़न रिमाइंडर मेथड का इस्तेमाल करना है, तो इसकी मदद से हम लोग रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों ने इसके आज के लेक्चर के अंदर कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें हम लोगों ने डाटा को मेंटेन करने के हवाले से देखा कि किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ये स्टार्ट में हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने इसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, डाटा की वैलिडेशन के बारे में देखा। फिर इसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा।
तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 तरह की टाइप हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।